लास्ट क्लास में हम लोग प्री मेंडलिज्म शुरू किए थे न जी, और उसमें बताए थे कि थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है ना, सम्मिश्रण वंशानुक्रम का जो सिद्धांत था वो प्रचलित था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया था कि माता पिता से मिश्रित गुण संततियों में आते हैं, जिसके कारण नए गुणों वाले संतति अर्थात संततियों में नए गुण का विकास होता है। और इसका एग्जाम्पल बताए थे कि जब लंबे और बौने माता पिता के बीच में क्रॉस कराया गया तो उनसे उत्पन्न वाले संतति कैसे थे, मध्यम आकार के थे। ये जो सिद्धांत था ये सही नहीं था, और इसको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे कार्ल र्यूटर, ठीक है ना, जे कार्ल र्यूटर। इन्होंने क्या किया था, तंबाकू के पौधा पर प्रयोग किया था, ठीक है, और इस पौधा पर प्रयोग द्वारा इस सिद्धांत को क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था। एग्ज़ाम में भी आपसे खाली यही पूछेगा, पूछा अभी तक नहीं है लेकिन अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि प्री मेंडलिज्म के दौरान कौन सा सिद्धांत प्रचलित था, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जिसमें संततियों में मिक्स कैरेक्टर आता था। और इस सिद्धांत को गलत साबित किसने किया था, जे कार्ल र्यूटर ने। कौन से पौधा पर प्रयोग द्वारा, हाँ, और तंबाकू के पौधा पर प्रयोग करके जो संकरण का सिद्धांत था, संकरण के सिद्धांत द्वारा इसको गलत साबित कर दिया था। तो जो कल लिखे थे लास्ट में उसके ठीक नीचे एक पॉइंट लिख लेना इसके बारे में। उसके बाद शुरू करेंगे मेंडलिज्म, ठीक है। देखिए जे कार्ल र्यूटर ने जे कार्ल र्यूटर ने तंबाकू के पौधे पर प्रयोग एवं संकरण के सिद्धांत द्वारा तंबाकू के पौधे पर प्रयोग एवं संकरण के सिद्धांत द्वारा इसे गलत साबित किया। तंबाकू के पौधे पर प्रयोग एवं संकरण के सिद्धांत द्वारा इसे गलत साबित किया। किसे गलत साबित किया जी? हाँ, जो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस था, ठीक है ना, सम्मिश्रण वंशानुक्रम का जो सिद्धांत था, प्री मेंडलिज्म में जो सिद्धांत दिया गया था उसको गलत साबित किया, ठीक है। बस इसको इतना ही तक याद रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो मेंडलिज्म, जिसके बारे में आप लोग 10 तक पढ़ चुके हैं। मेंडलिज्म उस समय अवधि को कहा जाता है जहाँ तक मेंडल का कार्य हुआ था, और वैज्ञानिकों का मानना है, लोगों का मानना है कि मेंडल का जो कार्य अवधि था वो 1856-57, ठीक है ना। कुछ लोगों का 56 मानना है, किसी का 57। तो 1856-57 से लेकर के 1865 ये जो समय अवधि था मेंडल का, ठीक है ना, प्रयोग का, इसी को क्या कहा जाता है, मेंडलिज्म कहा जाता है। और उनका जो प्रयोग था उसको लेकर के उनकी एक पत्रिका थी, और उनका एक पत्रिका था, उस पत्रिका का नाम क्या था, हाँ, पत्रिका, उनका एक पत्रिका था, और इस पत्रिका का नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून, ठीक है ना। एक पत्रिका था। ये जो मेंडल थे ये एक चर्च के फादर थे। जैसे मंदिर में पंडित जी होते हैं, महंत जी, वैसे ही चर्च में जो पूजा कराने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फादर, ठीक है। तो वहीं पर चर्च के आसपास जो बगीचा था वहीं पर देखते थे वो पेड़ पौधों को, और वहीं से देख करके उनके अंदर जो भिन्नता था उस भिन्नता को देख करके ही उनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि इस भिन्नता का कारण क्या है। और उस कारण का पता लगाते लगाते, ठीक है ना, वो किसका एक तरह से खोज कर दिए, अनुवांशिकी का खोज कर दिए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। जितना भी आज का आधुनिक साइंस है वो सब किसके ऊपर निर्भर करता है,
अनुवांशिकी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण काम होने के बावजूद भी, ठीक है ना, उनके काम के बारे में लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो उनके काम के बारे में, इनका ख़त्म हुआ था 1865 में, और लगभग 34 वर्ष के बाद, ठीक है ना, 1900 ईस्वी में इनके कामों के बारे में लोग क्या किए, जाने। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मेंडल जब इतना महत्वपूर्ण काम किए थे तो उनके काम को प्रसिद्धि क्यों नहीं मिला था। तो ये सब चीज़ आपको 10 क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, कि मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिलने का कारण क्या था। तो कारण कई थे, उनमें से पहला और इम्पोर्टेंट कारण था कि उस समय उनका जो कार्य था वो समय से पहले किया गया था। समय से पहले का मतलब होता है, ठीक है, हाँ, समय से पहले का मतलब ये नहीं कि घड़ी उड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, ये मतलब नहीं है। ठीक है, समय से पहले का मतलब ये था कि लोग साइंस के प्रति उतना जागरूक नहीं थे। ठीक है ना, लोगों को समझाना उस समय क्या था, काफ़ी कठिन था। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये समय से एक समय होता है जब लोग साइंस के बारे में जानने लगे तो इसको समझाना आसान हो गया। तो उस समय से उनका काम क्या हुआ था, पहले हुआ था। दूसरा कारण वहाँ पर बताया गया था कि उस समय, जिस समय ये काम हो रहा था, उस समय संचार के जो साधन थे वो सीमित थे, संचार के साधन उतना मौजूद नहीं था। लोग जो है वो अपने बातों को, एक जैसे अभी दुनिया में कहीं पर भी कुछ होता है हम लोग को आसानी से मालूम चल जाता है, घर बैठे ही मोबाइल पर देख लेते हैं, लेकिन उस समय संचार का उस तरह का साधन मौजूद नहीं था। ये अपने बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, इसलिए इनके कार्यों के बारे में लोग नहीं जान पाए। तीसरा, इन्होंने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था जी, गणित का। ठीक है ना, गणित, मैथमेटिक्स का प्रयोग किया था, सांख्यिकी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक्स का, प्रोबेबिलिटी का, ये सब चीज़ों का प्रयोग किया था। तो मैथ जो होता है ऐसे ही लोगों को कठिन लगता है, और इन्होंने बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में किसका प्रयोग किया था, मैथ का। तो लोग जिनको बताते भी थे तो वो चाह करके भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। इसके अलावा उनसे जब ये लोगों को समझा रहे थे कि कारक जो होता है ये माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। ठीक है, कुछ न कुछ जो बच्चों में गुण आता है वो किसके थ्रू आता है, माता पिता से आता है, और वो माता पिता से गुण आता है बच्चों में। जब ये लोगों को समझा रहे थे तो लोग उनसे पूछे कि ये आपकी बात सही है कि माता पिता से गुण जो है वो बच्चों में स्थानांतरित होता है, क्या बताइएगा कि ये गुण को वहाँ पर कौन लेकर के आता है। तो चूँकि उस समय जीन का खोज नहीं हुआ था, लोग जीन के बारे में नहीं जानते थे, तो ये जीन नहीं बता पाए। ये ठीक है ना, उसको कारक कहते थे कि कोई ना कोई कारक है, ठीक है ना, जो वंशागति का इकाई है, जो गुण को माता पिता से किस में लेकर के जाता है, बच्चों में लेकर जाता है। अर्थात कारक जो वंशागति का इकाई होता है, इसके प्रूफ देने में वो क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। ठीक है ना, इसी प्रकार से एक और दो कारण था। अब एक और चीज़ था कि ये अपने काम के बारे में खुद श्योर नहीं थे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई काम अगर लीक से हट करके कोई करता है तो लोग उसको बुड़बक समझ लेता है, पागल समझ लेता है। तो सिंपल सी एग्जांपल हम आपको समझाए थे कि अभी आप, ठीक है, अगर खेत में बैठ करके किसी पौधा को कॉपी किताब ले करके, कलम और कॉपी और टेप फीता सब ले करके, और वहाँ पर किसी पौधा के हाइट नाप रहे हैं, किसी बीज का शेप नाप रहे हैं, रंग लिख रहे हैं, तो अगल बगल जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो अगर आपको देखेंगे तो सीधे कहेंगे कि पागल हो गया है। ठीक है, तो ये लिख कर से हट करके काम करते, इनको मोटिवेट करने के बजाय इनको डीमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा मिले। और जब आपके आसपास, ठीक है ना, आपके बुराई करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो कभी कभी अपने ऊपर भी शक होने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है ना, तो ये अपने काम के बारे में खुद ही श्योर नहीं थे। और एक और, हाँ, एक और था उनका उस समय, हाँ, डार्विन जो थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, वो काफ़ी उस समय के चर्चित वैज्ञानिक थे, तो सभी लोग इन्हीं के बातों को मानते थे। ये छोटा मोटा उस समय थे, उनके बारे में कोई जानता उनता नहीं था। सिंपल सी बात है कि हाँ, ये कोई बड़ा आदमी, बाहर से आदमी आकर के भाषण दे रहा है और ये वो हम दे रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है ना, अगर आपको सुनने का मौका मिले तो आप सोचिएगा कि इनको तो रोज़ सुनते हैं, ठीक है ना, आज उनको ही सुन लिया जाए। ठीक उसी प्रकार से ये फेमस थे उस समय, तो इनकी बातों को कोई सुनता उनता नहीं था। तो यहाँ पर 5-6 कारण हम आपको बता दिए।
पहला कारण मेंडल के कार्य जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन उनको प्रसिद्धि नहीं मिला था। इसके कई कारण थे, उनमें से पहला कारण ये था कि उनका कार्य समय से काफ़ी पहले किया गया था। लोग उतना साइंस के प्रति जागरूक नहीं थे, उस समय संचार के कोई साधन नहीं थे, ठीक है ना, न्यूज़पेपर चलता होगा, ठीक है, इसके अलावा पत्रिका चिट्ठी पत्री वाला ज़माना था, तो ये अपने बातों को लोगों के सामने पहुंचा नहीं पाए। उन्होंने अपने प्रयोग में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया था। ये जो कारक जो वंशागति का इकाई होता है उसके प्रूफ देने में असफल रहे थे, क्योंकि उस समय जीन का खोज नहीं हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा वो अपने काम के बारे में खुद ही श्योर नहीं थे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और एक और जो उनके असफलता बोल रहे हैं, प्रसिद्धि नहीं मिलने का जो कारण था कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की प्रसिद्धि, लोग सब उन्हीं के बातों को सुनते थे, छोटे मोटे वैज्ञानिक की बातों को बहुत कम लोग सुनते थे। तो हेडिंग डालिए मेंडलिज्म और ये पत्रिका तक लिखिए और उसके बाद बोलते हैं मेंडलिज्म। अभी समझ में आएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस तक 10 वाला ही रिपीट होगा। मेंडलिज्म हाँ, बच के बाढ़ मत ला दीजिए। ढक्कन पूरा भुला गया मियाँ, बंद करो उसको, खोज दो रे। इसको नोट कर लिए यहाँ तक। पहले नोट कर लो, उसके बाद ढक्कन खोजते रहना। कोई दिक्कत? देखिए हेडिंग, मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिलने का कारण। हेडिंग डालिए, मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिलने का कारण। मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिलने का कारण। मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिलने का कारण। पहला पॉइंट देखिए, इनका कार्य समय से काफ़ी पहले, इनका कार्य समय से काफ़ी पहले हुआ था। इनका कार्य समय से काफ़ी पहले हुआ था। काफ़ी लिखिएगा, कॉफ़ी नहीं। दूसरा पीस, उस समय संचार के कोई साधन, उस समय संचार के कोई साधन मौजूद नहीं था। उस समय संचार का कोई साधन मौजूद नहीं था। छोटा मोटा चिट्ठी पत्री, ठीक है, वो आप लोग कहानी सुने होंगे, कबूतर लेकर के जाता था चिट्ठी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, उन्होंने अपने प्रयोग में गणित एवं सांख्यिकी का मतलब स्टैटिक्स, उन्होंने अपने प्रयोग में गणित एवं सांख्यिकी का, उन्होंने अपने प्रयोग में गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग किया। सांख्यिकी, स्टैटिक्स नहीं पढ़े हैं? स्टैटिक्स एवं प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में चैप्टर था। गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग किया। नेक्स्ट, कारक जो वंशागति का इकाई है, पॉइंट नंबर 4 है ना। हाँ, कारक जो वंशागति का इकाई है, कारक जो वंशागति का इकाई है, इसके साक्ष्य देने में असफल रहें। साक्ष्य नहीं लिखना है तो प्रूफ लिख लीजिएगा।
कारक जो वंशागति का इकाई है इसके प्रूफ देने में असफल रहे। कारक जो वंशागति का इकाई है इसके साक्ष्य देने में असफल रहे। हो गया। नेक्स्ट देखिए, वे अपने काम के बारे में श्योर नहीं थे। श्योर समझते हैं? श्योर क्या बोलते हैं उसको? श्योर। वो अपने काम के बारे में श्योर नहीं थे। नेक्स्ट, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की प्रसिद्धि। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नहीं लिखने आ रहा है तो खाली डार्विन लिख लीजिए। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की प्रसिद्धि। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की प्रसिद्धि। हो गया। ये सब आप लोग को याद होगा मैक्सिमम चीज़, ठीक है। सिंपल है, 10 में पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है मेंडल प्रयोगी पदार्थ। मेंडल प्रयोगी पदार्थ, ठीक है ना। मेंडल जो है ये अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किए थे और क्यों किए थे, ये चीज़ है। तो आप लोग जानते हैं कि मेंडल का जो प्रयोग हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था जी? मटर पर ना, अजब बोल रहे हैं, मटर के पौधा पर, ठीक है ना। तो मेंडल का जो प्रयोग था, अपना प्रयोग बगीचे के मटर के पौधा, गार्डन पी प्लांट के पौधा, कौन था? पाइसम स्टाइवम पर किया था, ठीक है ना। मेंडल जो है ये अनुवांशिकी वाला जो प्रयोग था, ठीक है, बात नहीं करो, कम से कम 490 नंबर लाना है मिनिमम, हाँ, और मैक्सिमम 499 तक जाना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 9 नंबर का मार्जिन है, हाँ। जिसको मन होगा वही, बाकी जिनका जो मन है वो करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि कम से कम, देखिए 400 से नीचे वाले को लोग पढ़े वाला नहीं मान रहा है, ठीक है ना। इतना नंबर उठ रहा है लोगों को, जिनका 400 से नीचे आ रहा है नंबर, जैसे कहिएगा ना कि 399 तो मुँह नाक सिकुड़ा लगा सुनने वाला, ठीक है। लेकिन जहाँ 400 बोले, 400 आ गया जी, हाँ। तो 400 से कोशिश करना है ऊपर, इसमें बहुत सिंपल है, सब में 80-80 नंबर ले आना है, ठीक है। और कोनों में तो आप लोग 99-95 भी लाइएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट है तो आप लोग का तो फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं आप लोग, दिन रात उसी पर लगले हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते जाना है, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही, हाँ। तो मेंडल जो हैं ये अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था जी? बगीचे के मटर के पौधा का, पाइसम स्टाइवम, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने इसका चयन क्यों किया था ना। ये क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान हो जाता है, 2 नंबर खटाक से मिल जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हाँ। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था, हाँ। तो लेकिन के मटर याद रहता है, कहाँ के मटर? हाँ, बगीचा के मटर, ठीक है। हाँ, इसके अलावा उसका नाम क्या है यहाँ पर? पाइसम स्टाइवम। आगे बढ़ते हैं, क्यों किया था, ये सब्जेक्टिव में आता है, क्यों किया था। तो उसके पीछे कई कारण आपको बता चुके हैं, कई को याद भी है। तो पहला कारण ये था मटर कि उसको उगाने में क्या होता है जी? आसान होता है, ठीक है ना। यह जो है ये उगाने में आसान होता है, ठीक है ना। दूसरा कारण ये है कि जो मटर का पौधा है, ठीक है ना, इसका जीवन काल क्या होता है जी? छोटा होता है। जीवन काल छोटा होता है, छोटा होने का मतलब है कि ये 2-3-4 महीना में आराम से तैयार हो जाता है, ठीक है। तीसरा कारण आपको बताए थे
कि ये बड़ी मात्रा में संतति उत्पन्न करता है, बड़ी मात्रा में संतति। अब अगर आपसे पूछे, ठीक है ना, कि मटर के संतति कौन है, हाँ, तो मटर का संतति उसका बीज होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी मात्रा में बीज देखे होंगे आप, एक मटर के पौधा में बहुत सारा फल होता है, बीज होता है। इसके अलावा चौथा कारण ये था कि इसमें बहुत सारे कई विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है ना, कई विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक। इसके अलावा कारण बताए थे कि ये स्वपरागित पौधा होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक तौर पर स्वपरागित। स्वपरागित का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है, हम समझ गए। परागन तो समझा चुके हैं, परागन बताए थे ना जी, कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। पहला कौन था? स्वपरागन ही था, है ना। स्वपरागन में जब परागकण का स्थानांतरण एक ही पौधा के पुष्प पर, ठीक है ना, माने पराग कोश से वर्तिकाग्र तक होता है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे? स्वपरागन बोलते हैं। माने अपने ही परागकण से अगर कोई पौधा परागित होता है तो उसको हम लोग स्वपरागन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें निषेचन की निश्चितता बनी रहती है, इसलिए ऐसे पौधा का चयन किया था। और छठा, साइज छोटा होता है तो इसमें कृत्रिम परागन भी कराना क्या होता है? आसान होता है। कृत्रिम परागन कराना आसान होता है। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर सब्जेक्टिव। पूछेगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चयन क्यों किया, आम के पौधा का चयन क्यों नहीं किया, ठीक है ना। तो समझिए, ये जो प्रयोग है ये कई पीढ़ियों पर आधारित था। मेंडल का जो प्रयोग था वो कई पीढ़ियों पर आधारित था, और जब कई पीढ़ियों पर आधारित प्रयोग है तो इसमें सिंपल सी बात है, ऐसे पौधा का चयन करना था जिसका जीवन काल छोटा हो, जिसका जो खेती है वो कम समय में हो जाए। अगर आम के पौधा का चयन कर लेते तो 5 साल में आम बड़ा होता, फिर उसका फल लगता, ठीक है ना। फिर उस फल को तोड़ करके फिर से मिट्टी में लगाते, फिर 5 साल में उसका बड़ा होता, फिर फल लगता, तब तक मेंडले बाबा पार हो जाते ना हो जाते जी। तो इसलिए मेंडल जो है ये ऐसे पौधा का चयन किए कि जिसका जीवन काल क्या हो? छोटा हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आप हेडिंग डालिए वहाँ पर मेंडल प्रयोगी पदार्थ, और उसमें लिखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, हेडिंग डाल दिए है ना, हेडिंग डालिए पहले, मेंडल प्रयोगी पदार्थ। मेंडल प्रयोगी पदार्थ, मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे के मटर के पौधा, बगीचे के मटर के पौधा पाइसम अस्टाइवम, बगीचे के मटर के पौधा पाइसम अस्टाइवम, हाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, अस्टाइम लिखा गया है ना, तो बोलना चाहिए उसी से में ना। पाइसम अस्टाइवम, भम भी लिख सकते हैं। इसका चयन किया था, लिख लिए, पाइसम अस्टाइवम का चयन किया। नीचे लिखिएगा क्यों, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्यों लिख करके क्वेश्चन मार्क, नीचे क्यों लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाइए, और इसमें पहला कारण लिखेंगे, यह उगाने में क्या होता है जी? आसान होता है। लिखिए पहला कारण, यह उगाने में आसान होता है, यह उगाने में आसान होता है। उगाने का मतलब खेती करने में। दूसरा, इसका जीवन काल छोटा होता है, इसका जीवन काल छोटा होता है, इसका जीवन काल छोटा होता है, इसका जीवन काल छोटा होता है। तीसरा,
यह एक साथ बड़ी मात्रा में संतति उत्पन्न करता है। यह एक साथ बड़ी मात्रा में संतति उत्पन्न करता है। यह एक साथ बड़ी मात्रा में संतति उत्पन्न करता है। लिख लिए। नेक्स्ट, इसमें कई विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं। इसमें कई विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं। इसमें कई विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, यह प्राकृतिक तौर पर स्वपरागित पौधा है। यह प्राकृतिक तौर पर स्वपरागित पौधा है। और आखिरी पॉइंट लिखिएगा, इसमें कृत्रिम परागन कराना आसान होता है। इसमें कृत्रिम परागन कराना आसान होता है। कृत्रिम परागन कराना आसान होता है। हो गया। अब एक बात और बताए थे आपको कि मेंडल जो है ये मटर का पौधा का चयन तो किया था, इसके कितने लक्षणों का उपयोग किया था जी? 7 जोड़ा। ठीक है ना? हाँ, 7 जोड़ा भी लिखा हुआ था कहीं कहीं पर 7 भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार इसका टिक मारेंगे कि मेंडल जो है ये मटर के पौधा के 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था। 7 विपरीत लक्षण कहने का मतलब प्रभावी और अप्रभावी दोनों आ जाएगा। ठीक है ना? 7 जोड़ा भी कर सकते हैं, 7 विपरीत लक्षण भी कर सकते हैं। तो नीचे हेडिंग लिखेंगे कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ा लक्षणों का चयन किया। ठीक, पहला जो लक्षण था वो था पौधा का लंबाई। दूसरा था फूल का रंग, बात नहीं करिए। तीसरा था फूल का स्थान। नेक्स्ट था फल की आकृति। फिर था फल का रंग। इसके अलावे बीज की आकृति, और एक और था बीज का रंग। ये ना था जी? देखिए, पौधा का लंबाई में जो प्रभावी गुण होता है, अगर पौधा लंबा है तो उसका प्रभावी गुण है, और बौना है तो उसका कौन सा गुण हो जाएगा जी? अप्रभावी। फूल का रंग, अगर फूल जो है ये बैगनी है तो उसका प्रभावी गुण होगा, और सफ़ेद है तो वो कौन सा गुण हो जाएगा? अप्रभावी। इसको याद रखना है। ठीक है ना? फूल का स्थान पूछा है तो अगर अक्षीय है, ठीक है ना, तो वो उसका प्रभावी गुण है, और अगर शीर्षस्थ है, ठीक है ना, ऐसे लिखाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रभावी। फल की आकृति, तो अगर फल जो है वो फूला हुआ है, ठीक है, तो उसका प्रभावी गुण है, और संकीर्णित है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रभावी।
फल का रंग, अगर फल जो है वो हरा रंग का है तो उसका प्रभावी गुण होगा, और पीला रंग का होगा तो वो उसका अप्रभावी गुण होगा। बीज की आकृति, अगर बीज गोल है तो वो उसका प्रभावी है, और झुर्रीदार है तो उसका अप्रभावी होगा। इसी प्रकार से बीज का रंग, अगर बीज पीला रंग का है तो उसका प्रभावी, और हरा रंग का है तो उसका अप्रभावी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, सातों याद रखना है। क्या है कि आगे क्वेश्चन आएगा कि एक गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार बीज वाले पौधे से कराया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गोल बीज है, इसका मतलब गोल कैसा लक्षण होता है, प्रभावी, और झुर्रीदार कैसा होता है, अप्रभावी। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक बैगनी फूल वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद फूल वाले पौधे से कराया गया। हाँ, अब इसमें आता है अक्षीय और शीर्षस्थ का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये प्लांट है तो आपको फूल बनने का तरीका बताया गया था कि एक फूल यहाँ पर शीर्ष पर बन जा रहा था, तो इसमें शीर्ष पर बनने के कारण जो अक्ष का वृद्धि है वो वृद्धि क्या हो जा रहा था जी, रुक जा रहा था। जबकि एक पौधा जिसमें फूल जो है वो इस प्रकार से पार्श्व भाग में बन रहे थे, और मुख्य अक्ष लगातार क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो जब मुख्य अक्ष लगातार बढ़ते जाता है तो उसको हम लोग अक्षीय बोलेंगे, और जब शीर्ष पर फूल बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ, ठीक है ना। फूली हुई का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, फूल जो फल का वास्तविक शेप होता है वो शेप में अगर फल है तो उसको हम लोग प्रभावी गुण कहेंगे। इसके अलावा उसमें कहीं पर भी दबा हुआ भाग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकीर्णी, ठीक है। इसके अलावा और गोल और झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब होता है रिंकल, जहीं तहीं से चिपका हुआ, ठीक है ना। जो बीज है जहीं तहीं से चिपका हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, झुर्रीदार। तो ये 7 जोड़ा विपरीत लक्षण थे और इसको आपको याद रखना है। अब ये 7 जोड़ा जो विपरीत लक्षण थे, इनके जीन जो है वो कौन कौन से गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उसको यहाँ से याद रखना है, ठीक है ना। सर 571 ऐसे करके कुछ है, एक बार इसको चेक कर लेंगे हम। इसको आप लोग लिख लीजिए वहीं पर। उतार लो उसको। कब हम यहाँ कुछ गड़बड़ है? हेडिंग नहीं बोले हैं? एकदम पीछे बैठा है आजकल, हो आगे से मुंह भंग हो गया है का? हैं? बढ़िया लग रहा है। नोट कर लिए? वीडियो रोक दो मियाँ, बड़ी देर फिर चल जाएगा, भाग जाएगा, अभी लिखने में टाइम लगेगा। रोकना, काटना नहीं। चलिए यहाँ नोट लिखिए, नोट।
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस ब्लिस्ट। देखिए, नोट लिखिएगा नीचे, इसके ठीक नीचे नोट देखिए। एस ब्लिस्ट ने बताया कि, यहाँ लिखा है वैज्ञानिक का नाम एस ब्लिस्ट, खूब बढ़िया नाम था इनका। एस ब्लिस्ट ने बताया कि मेंडल द्वारा एस ब्लिस्ट ने बताया कि मेंडल द्वारा चयन किया गया, मेंडल द्वारा चयन किया गया 7 विपरीत लक्षणों का जीन, मेंडल द्वारा चयन किया गया 7 विपरीत लक्षणों का जीन, 7 विपरीत लक्षणों का जीन 4 गुणसूत्र पर मौजूद होता है। 7 विपरीत लक्षणों का जीन 4 गुणसूत्र पर मौजूद होता है। लिख लिए। और वो 4 गुणसूत्र कौन है? तो एक है 1, फिर 4, फिर 5 और 7। यही 4 गुणसूत्र पर ये सातों के जीन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट आज का टॉपिक है वो है मेंडल के सफलता के कारण। एग्जाम में आया हुआ है, मेंडल के सफलता के कारण। 10th में पढ़ा था इसको? 10th में नहीं पढ़ा था इसको? मेंडल के सफलता के कारण। और ये गुणसूत्र बताए थे 10 में? हाँ, थोड़ा 11th 12 वाला फील आना चाहिए ना। हाँ, मेंडल के सफलता के कारण। जो उनके लिए परेशानी बना था, बाद में वही उनके सफलता का क्या बन गया था जी? कारण बन गया था। पहला कारण लिखिएगा, मटर के पौधे का चयन। मटर के पौधे का चयन, मटर के पौधे का चयन। इसलिए दूसरा, गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग। गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग। गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग। तीसरा, एक बार में एक लक्षण के वंशागति का, एक बार में एक लक्षण के वंशागति का, एक बार में एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन। एक बार में एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन। लिख लिए। नेक्स्ट, प्रयोग के लिए शुद्ध जनकों का उपयोग। प्रयोग के लिए शुद्ध जनकों का उपयोग। हाँ, प्रयोग के लिए शुद्ध जनकों का उपयोग। प्रयोग के लिए शुद्ध जनकों का उपयोग। अब इसमें शुद्ध जनक क्या होता है? शुद्ध जनक आपको बताए थे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, समयुग्मजीय अवस्था। और जैसे अगर यहाँ पर हम लिख दें कैपिटल टी और कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो इसमें शुद्ध कौन लग रहा है? हाँ, क्योंकि इसमें दोनों जीन एक जैसा है। तो ये मेंडल अपने प्रयोग के लिए ऐसे जनक का प्रयोग किए जिनमें जो जीन था वो कौन सी अवस्था में था? चाहे वो प्रभावी गुण वाला हो या अप्रभावी गुण वाला। यहाँ तक आपको ये चैप्टर को समझने के लिए आज जहाँ तक पढ़ाए हैं यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें से पहले भी आपको बताए थे कौन कौन? समयुग्मजीय अवस्था, विषमयुग्मजीय अवस्था, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, ठीक है ना, और प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। इसके अलावा ये जो 7 जोड़ा लक्षण है, ठीक है ना, ये 7 जोड़ा लक्षण, इसमें कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी, और बाकी सब एग्जामिनेशन के हिसाब से है, तो जब मन तब याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऐसे आप लोग रोज़ याद करते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हेडिंग डाल दीजिए, एक संकर संकरण। अब यहाँ से ओरिजिनल चैप्टर शुरू होगा।
रुक जाइए, घबराइए नहीं। एक संकर संकरण जिसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पॉज करो मियाँ, कट करो उसको, रुक दो।